हेतुमेतत् स्वराष्ट्रम का भाव हृदय में जागृत हुआ और राष्ट्र साधना में जुट गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन सरसंघ चालक माननीय रज्जू भैया जी ने राम मंदिर निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को सिद्ध करने का चंपत राय जी को सौंपा। चंपत राय जी के बारे में कहते हैं कि आप अयोध्या की इनसाइक्लोपीडिया है। राम मंदिर पर डॉक्यूमेंटल एविडेंस संग्रह करने से लेकर रामलला विराजमान को सर्वोच्च न्यायालय से न्याय दिलाने तक इस समग्र आंदोलन में माननीय चंपत राय जी अनवरत, अविरल, अथक साक्षी रही हैं। आज पूरा देश इस कार्यक्रम के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय चंपत राय जी, जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री के नाते इस संपूर्ण निर्माण कार्य के सूत्रधार भी हैं, से राम मंदिर निर्माण से राष्ट्र निर्माण किस रूप में हो रहा है वो उत्सुक है। सबसे पहले मैं माननीय चंपत राय जी का स्वागत कर उनसे आग्रह करूंगा कि वे अपना आरंभिक उद्बोधन, सामयिक उद्बोधन इस विषय पर प्रस्तुत करें। आपकी आवाज नहीं आ रही है चंपत राय जी। ऑडियो अनम्यूट करें बस। आप वापस जुड़ो।
आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपको, मुझे लगता है आपके मोबाइल से कुछ मोबाइल में कुछ हो गया है, इसके कारण से बंद हो गई आवाज। मैं क्या करूं? कोई साथ में हो तो मेरी बात करा मैं। क्या प्रॉब्लम हुई है देखिए आप एक बार। अभी आ रही थी आवाज। आप दोबारा लॉगिन करके देखिए एक बार, दोबारा लॉगिन करके देखिए, बाहर निकल के दोबारा लॉगिन करिए। एक थोड़ा तकनीकी कारणों से थोड़ा समय लग रहा है, असुविधा के लिए खेद है। थोड़ी सी देर में चंपत राय जी हमारे साथ शामिल होंगे। उपेंद्र जी आप बोलिए कुछ, और भाई साहब को फिर आवाज से आई आग्रह। क्या? मेरी आवाज आई क्या? उपेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है? जी, आवाज आ रही है आपकी। मैं अभी आवाज क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। मैं शुरू करता हूं। जी भाई साहब। तो आज के इस कार्यक्रम में सहभाग करने वाले बंधु भगनी, आप सबको मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूं। मैं स्वयं इस आभासीय प्रक्रिया का जानकार नहीं हूं, मैं अपने हाथ से करता भी नहीं, मुझे किसी को बुलाना पड़ता है। 1 घंटे पहले मुझे ट्रायल कर लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, क्षमा याचना करता हूं। बंधुओं, राम जन्मभूमि को एक मंदिर का निर्माण ऐसा देश मान रहा है, परंतु मैंने जो कुछ साधु संतों से पिछले 35-36 साल में सुना, विशेष रूप से गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवेद्यनाथ जी के श्रीमुख से अनेक बार सुना, और आपको जानकारी करा दूं, महंत अवेद्यनाथ जी महाराज के पूर्वज उदयपुर के थे, मेवाड़ वंश के, और उनके उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ
जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी जड़ें उदयपुर जाती हैं। तो महंत अवैधनाथ जी कहा करते थे, मैं जब कभी अयोध्या आता हूं और इस राम जन्मभूमि पर खड़े हुए 3 गुंबद वाले ढांचे को देखता हूं तो ऐसा लगता है किसी ने मेरे पिताजी की हत्या करके लाश को पेड़ पर टांग दिया। लाठी लेकर खड़ा है, चुनौती दे रहा है, कह रहा है तुम में हिम्मत हो तो इस पिताजी की लाश को उतार कर इसका अंतिम संस्कार कर दो। और हम 450 साल से ये अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे। ये मैंने महंत अवैधनाथ जी के श्रीमुख से एक आध बार नहीं, अनेक बार सुना है। ये राम जन्मभूमि ये ऐसा है कि आप अपने घर से तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले, घर में ताला लगा गए, आप जब तीर्थ यात्रा से वापस लौटे तो पता लगा ताला तोड़कर कोई घर में घुसकर बैठा है और वो कह रहा है तुम जाओ, ये घर तो मेरा है। एनक्रोचमेंट, एडवर्स पोजीशन। अब आप लड़ते रहिए अदालतों में, घर मेरा था, ये घुस गया। उन्नीस सौ 62 में चीन ने भारत पर हमला करके भारत की सीमाओं की कुछ भूमि हड़प ली, आज भी चीन के कब्जे में है। लेकिन 1963 में भारत की संसद में एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया है। हमने सारे हिंदुस्तान को वो प्रस्ताव 50 साल के पश्चात याद कराया है, पुनर्स्मरण कराया है। प्रस्ताव कहता है कि चीन के कब्जे में गई एक एक इंच भूमि वापस लेंगे। इस प्रस्ताव में हिंदुस्तान का सम्मान और स्वाभिमान निहित है। लेकिन बंधुओं, 1962 के बाद आज तक 1 इंच भूमि वापस नहीं आई। 1 इंच क्या आएगी? विचार ये करना है, वो प्रस्ताव रद्दी की टोकरी का प्रस्ताव है कि उसको क्रियान्वयन करना भारत की संसद और राष्ट्र का सम्मान है। हो सकता है 400 साल के बाद कोई पीढ़ी आए और 1963 के प्रस्ताव को समाज में प्रत्यक्ष करके दिखा दे। ये राष्ट्र का सम्मान और अपमान किन बातों से पता लगता है? मैंने कभी सुना कि एक सेनापति, एक नौजवान सैनिक अपने दोस्तों को सीमा पर ले जाता था फ्रांस में, और दोस्तों को कहता था देखो ये वो स्थान है जहां हमारे देश की तलवार टूट गई थी। अर्थात वो देश की सेनाएं किसी काल में वहां हार गई थी। वो केवल युवकों को ले जाता था। मालूम नहीं कब कितने वर्षों किया, लेकिन उसने किया फ्रांस में, और वो व्यक्ति कालांतर में जाकर जनरल डिगॉल के नाम से जाना गया। हमारे देश की तलवार यहां टूट गई थी, इसको हमें वापस लाना है, इसको हमें वापस लाना है। इसका बड़ा महत्व है। मैंने जब राम जन्मभूमि के इस संपूर्ण प्रकरण को
1985 में समझना शुरू किया। तो मैं कहा करता था जो सिंबल्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। 1947 में तिरंगा लहराया गया और जिसको उतारा गया वो यूनियन जैक है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों कपड़े के हैं, रंगीन कपड़े हैं, कई रंग के कपड़े हैं, भिन्न भिन्न रंगों के कपड़ों की पट्टियों को, टुकड़ों को सिलकर एक आकृति दी गई है। तो राज्य सत्ता का सूत्र लॉर्ड माउंटबेटन के हाथ से निकलकर राजगोपालाचारी के हाथ में आ गया, झंडा वही रहता, लेकिन यूनियन जैक ब्रिटेन की राज्य सत्ता का प्रतिनिधित्व करता था, वो उसका सिंबल था, प्रतीक। इसलिए ब्रिटेन की राज्य सत्ता का प्रतीक कपड़े का झंडा, उसकी डोरी के नीचे तिरंगा बांधा गया, डोरी चलाई गई, तिरंगा ऊपर गया, यूनियन जैक नीचे आया। प्रतीकों का जीवन में महत्व है। देश का संविधान बना, आज हम कहते हैं अंग्रेजों के संविधान की ही, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए संविधान की ट्रू कॉपी जैसा है। लेकिन हम कहते नहीं, जैसा भी बना आधा अधूरा बना, परिपूर्ण नहीं है, तो भी हमारे देश के लोगों ने बनाकर हस्ताक्षर किए। जो त्रुटियां हैं उन दोषों का हम निवारण कर रहे हैं। न जाने कितने संशोधन हो चुके। प्रतीकों का महत्व है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर खड़ा हुआ 3 गुंबदों वाला वो स्ट्रक्चर, वो भारत पर बाबर की सेनाओं की विजय का प्रतीक था। उसको देखकर लगता था यद्यपि यह परिपूर्ण मस्जिद नहीं है, लीगल मॉस्क नहीं है, परंतु ये तो याद दिलाता है कि यहाँ कभी एक मंदिर तोड़ा गया था और विदेशी ने तोड़ा और ये 3 गुंबदों वाला ढांचा बनाया। तो 1528 के अपमान का परिमार्जन ये राष्ट्र का सम्मान है। और ये 2-4 आदमियों के बस की बात नहीं थी। इस देश के लाखों करोड़ों लोगों में जब चेतना जगी और उस चेतना का परिणाम भारत की राज्य सत्ताओं पर पड़ने लगा, तब समाज में हलचल आई। उसी का परिणाम समाज के प्रत्येक वर्ग पर हुआ। उसी का परिणाम आज हम देख रहे हैं। तो राष्ट्र का जो निर्माण और जागरण है वो स्वाभिमान से जुड़ा है। जो समाज अपना पेट भरने के लिए अनाज कहीं और से मंगाएगा, सुरक्षा करने के लिए किसी दूसरे देश की छतरी अपने साथ रखता है, अटल जी कहा करते थे, अपने देश की हर वस्तुओं के लिए हम अगर दाएं बाएं देखते रहते हैं तो दुनिया में हमारा सम्मान कैसे होगा? और दुनिया में सम्मान नहीं है तो ऐसा समाज अपने देश की अच्छाई के लिए काम क्या करेगा? समाज जीवन के हर क्षेत्र में अग्रणी बनने के लिए देश के प्रत्येक नागरिक में ये स्वाभिमान जगाना ही है। कभी हम कैसे थे, काल चक्र के प्रवाह में आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई, इसलिए इसे बदलना है। उस बदलने में
एक पड़ाव ये है, ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना महत्व का 15 अगस्त 1947 का दिन। दुनिया को ये समझ में आया कि अब भारत गुलामी के चिन्ह संजोकर रखने के लिए तैयार नहीं है। अब भारत को बहुत अधिक दबाया नहीं जा सकता। हम किसी वस्तु को बहुत अधिक दबाते हैं तो विस्फोट होता है। गुब्बारा चारों तरफ से संकट में जब कोई घिर जाता है तो हमला करता है। दुनिया में रहने वाले लेखकों ने इसी रूप में राम जन्मभूमि को लिखा है कि अब हिंदू समाज को अधिक दबाया नहीं जा सकता। तो जो विदेशियों के दबाव से दबाया नहीं जा सकता, वो समाज अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस प्राप्त कर सकता है। आपने देख लिया कि मंदिर बनाने के लिए साधन कहां से आएंगे। तो करोड़ों हाथ, लाखों स्थान, गांव, कम से कम आबादी का 10% झूमने लगा उत्साह और उमंग से। ये राष्ट्र के सहज स्वाभिमान और सम्मान का प्रकटीकरण है। इस रूप में आप अगर राम जन्मभूमि के संपूर्ण प्रकरण को समझेंगे तो शायद दिशा ठीक बनी रहेगी। विश्व हिंदू परिषद ने तो इस आंदोलन को अपने हाथ में 1983 में लिया। उसके पहले अयोध्या, छोटी सी अयोध्या का समाज और साधु और पास पड़ोस के छोटे छोटे रियासतों के लोग ही लड़ते थे। उन्हीं की लड़ाई है 1528 से लेकर और 1934 तक, उन्हीं की लड़ाई। 1934 में यहाँ के नवयुवकों ने उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पेनल्टी लगाई, उसको रिपेयर कराया था। ये समाज अपने सम्मान के लिए लड़ता रहा 500 साल। ये मेरी एक दृष्टि है। क्या ये भारत में ही हुआ है क्या? तो मैंने दत्तोपंत ठेंगड़ी जी से एक उदाहरण सुना है। वो बद्रीनाथ गए थे शिला पूजन के लिए 1989 में। मैं वहां 10 दिन पहले तैयारियों के लिए गया था। दत्तोपंत ठेंगड़ी ने रूस का एक उदाहरण दिया, विंटर पैलेस। उस विंटर पैलेस में तमाम पूर्वजों की मूर्तियों को रूस की सरकार ने सुरक्षित रखा था, यूएसएसआर। ठेंगड़ी जी कभी भ्रमण पर गए थे, जब वो मेंबर पार्लियामेंट थे तब सरकारी टूर पर गए और इस भ्रमण दल को दिखाया गया। ठेंगड़ी जी ने सवाल पूछा, जिन मूर्तियों की आपने ये सुरक्षा की है, इसको भव्य रूप में रखा है, आप तो इनके प्रति आदर नहीं करते। आज तो आप इन्हें मानते ही नहीं, फिर क्यों रखा? तब गाइड ने बताया, हम आज इन्हें नहीं मानते, लेकिन युद्ध के काल में आक्रमणकारी सेना ने इनको तोड़ा। लड़ाई राज्य सत्ता से होती, इन मूर्तियों को क्यों तोड़ा? तो ये हमारा अपमान है, राष्ट्रीय अपमान है। इन मूर्तियों को में हमारी श्रद्धा नहीं है, परंतु ये हमारे पूर्वजों का हमें ज्ञान कराती, आभास कराती। इनको तोड़ना हमारा राष्ट्र का अपमान है। हमने अपने राष्ट्र के सम्मान के लिए इन मूर्तियों को पुनर्प्रतिष्ठा की। यूरोप में भी किसी देश के बारे में वर्णन
हमारे बहुत अशोकराव चोगले करते थे। एक छोटा सा देश जब गुलामी से बाहर आ गया तो राज्य सत्ता के मुखिया लोगों ने कहा ये चर्च गिरा दो। जनता ने कहा आप और हम दोनों इस चर्च में जाते हैं, गिरा क्यों दे? राजा कहता है यह आक्रमणकारी राज्य सत्ता ने जब हम गुलाम थे तब बनाया, इसको देखने से हमें गुलामी याद आती है, इसको गिराओ। चर्च में जाने वाले चर्च के अनुयायियों ने चर्च गिराया। इसमें राष्ट्र का सम्मान प्रकट होता है। ऐसा समाज अपने राष्ट्र को और बीहड़ों में से, बंजर भूमि में से निकालकर उत्थान के चरम शिखर तक ले जा सकता है। वो कार्य इस राम जन्मभूमि के कारण संपन्न हुआ है या ये मार्ग खुला है, ये मेरा राम जन्मभूमि के बारे में एक दृढ़ मत है, जिस पर यहाँ के समाज ने काम किया, जिसको मैंने सुना। ये एक पहलू है। अब दूसरा पहलू है निर्माण की प्रक्रिया कैसे चल रही है। तो बहुत ठीक चल रही है। नींव की भराई हो रही है, अक्टूबर तक हो जाएगी। जमीन के नीचे गहराई तक एक मलबा भरा था, वो जांच पड़ताल में निकल आया। तब ये तय हुआ कि मलबा हटाओ। एक बहुत बड़े विशाल क्षेत्र को मार्क किया गया। जब मलबा हटाने के लिए मशीनें चली तो हम 45 फीट लगभग 14 मीटर नीचे तक चले। तब जाकर सही बालू प्राप्त हुई। फिर उसको भरने का काम चला और वो भराई हो रही है। वो मिट्टी से नहीं भर रहे हैं, उस मिक्सचर को भी आईआईटी चेन्नई के प्रोफेसर्स ने तैयार किया है। वो मिक्सचर 25-50 साल में, 100 साल में एक बड़ी विशाल चट्टान का रूप ले लेगा। 400 फीट लंबा, 300 फीट चौड़ा, 45 से 50 फीट गहरा। ये कार्य चल रहा है और अक्टूबर तक ये पूरा हो जाएगा। इसके बाद ऊपर की प्रक्रिया शुरू होगी और हम अभी तक यही सोच रहे हैं कि 2023 समाप्त होते होते हमारा ये कार्य पूर्णता की ओर आ जाएगा। कल्पनाएं हैं, लेकिन हम धैर्य से सारी बाधाओं को पार कर लेंगे। ये विश्वास डगमग डगमग नहीं होता। मैं समझता हूं मैंने अपनी बात रखी। अब मैं आपके प्रश्नों को, आपकी भावनाओं को सुनने की लिए इच्छा रखता हूं। जी, आपने अपने उद्बोधन के माध्यम से संपूर्ण देश को एक बहुत महत्वपूर्ण बात आज बताई कि प्रतीकों का बहुत महत्व होता है और निश्चित तौर पे आतताई के प्रतीक को विध्वंस करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि राम मंदिर निर्माण का जो ये कार्य चल रहा है, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अप्रतिम प्रतीक के रूप में विश्व में स्थापित होने जा रहा है। लोगों में बड़ी उत्सुकता है इस बात को लेकर कि जो इसकी जानकारियां तरह तरह की सामने आई हैं और जिस तरह का इसका भव्य स्वरूप बनकर सामने प्रकट हुआ। आपने बताया कि निश्चित तौर पे राम का काज है, कुछ बाधाएं आती हैं, परंतु और धैर्य की पराकाष्ठा आपसे बेहतर और कौन इस बात को समझ सकता है कि आपने बहुत धीरज, इसके निर्णय प्रक्रिया से लेकर निर्माण प्रक्रिया तक में धीरज रखने की बड़ी आवश्यकता है। आपके माध्यम से मैं संपूर्ण देश की तरफ से एक सवाल आपसे पूछना ये चाहूंगा कि जब इसका स्वरूप पूरी तरह से
उपस्थित हो जाएगा, जब इसका पूरा स्वरूप तैयार हो जाएगा, तो आप इसकी परिकल्पना को शब्दों में कैसे वर्णन करेंगे, सहज रूप से थोड़ा सा बताएं। लोगों में बड़ी उत्सुकता रहती है कि इसका क्षेत्र काफी मतलब कैसा बन के उभर के आएगा, आपकी परिकल्पना, और क्योंकि आपसे बेहतर इसकी परिकल्पना और कौन कर सकता है। भाई देखो, जब शुरुआत की थी तब तो 1/3 एकड़ थी जमीन, धीरे धीरे उसको 2.7 एकड़ कर लिया, लेकिन मुकदमे का क्षेत्र तो केवल 1/3 एकड़ का ही था। अब इसे किसका चमत्कार कहोगे कि सुप्रीम कोर्ट ने 70 एकड़ जमीन ही उसको दे दी। तो कहाँ 1/3 एकड़, बाद में 2.7 एकड़ और अब 70 एकड़। अब उसमें भी निर्माण समिति में अध्यक्षता कर रहे हैं नृपेंद्र मिश्रा, जो प्रधानमंत्री महोदय के प्रमुख सचिव रह चुके हैं, 1967 के आईएएस अफसर हैं, लगभग 77 साल आयु है। तो उन्होंने सारे हिंदुस्तान को खंगाला है इसको अच्छा और अच्छा बनाने के लिए। तो मंदिर को अच्छा भव्य बनाना एक पहलू, और दूसरा पहलू है बाकी की संपूर्ण भूमि को भी अनुकरणीय, उदाहरण और शिक्षाप्रद बना देना। ये कल्पनाएं हैं। यह टूरिज्म का सेंटर ना बने, ये पर्यटन नहीं तीर्थाटन। इसलिए कल्पनाएं बहुत विशाल हैं। और फिर ये भी बात आ गई कि ये भूमि पर्याप्त नहीं है। तो पास पड़ोस के लोगों से भी बातचीत चली। तो अब ऐसे में क्या भव्य बाद में बनेगा ये मैं कैसे कहूं। हाँ, इतना जरूर है कि उत्तर में ये बन रहा है नागर शैली, दक्षिण की अलग शैली है, तो देश में अलग अलग कोनों की अलग अलग प्रकार हैं। दक्षिण के लोग आए तो उनको लगे कि हमारे परंपराओं का भी दर्शन यहाँ है। पश्चिम और पूरब के लोग आए तो उनको भी कुछ ना कुछ अपनापन लगना ही चाहिए, हमारे क्षेत्र की परंपराएं भी यहाँ हैं। तो ये सब कल्पना है, लेकिन कल्पना को साकार रूप देने के लिए बहुत शांति से तैयारियां हो रही। और मैं तो ऐसा मानता हूं, राम जन्मभूमि पर जैसे जैसे मंदिर ऊपर आएगा, अयोध्या का परिपूर्ण कायाकल्प भी प्रारंभ हो जाएगा। परिपूर्ण कायाकल्प। लेकिन अब कल्पनाएं हैं, साकार होंगी। जी, निश्चित रूप से ये जो परिकल्पनाएं हैं बहुत सुखद हैं और बृहद हैं, इसलिए साकार तो होंगी। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है, भगवान राम कहते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान श्री राम ने स्वयं इस भूमि को स्वर्ग से महान कहा है। और निश्चित तौर पे जैसा आपने अपने आरंभिक उद्बोधन में बताया भी कि संपूर्ण देश भर के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से लोगों ने इसमें सहयोग किया और सहयोग के माध्यम से उन्होंने
इस विषय को कि राम मंदिर निर्माण उनके जीवन काल में यह पूर्ण होने जा रहा है, ये उनका सौभाग्य है। लेकिन इसके साथ साथ हाल ही के दिनों में कुछ ऐसे विषय मीडिया में भी आए और इधर उधर उनकी चर्चाएं खूब हुई, सोशल मीडिया पर हुई और अन्यत्र भी हुई। कुछ जमीन के क्रय विक्रय को लेकर और उसके लेन देन को लेकर जो आसपास के जमीन ट्रस्ट द्वारा लिया गया था उसको लेकर भी विवाद खड़ा करने का प्रयास किया गया, जबकि ये बात पूर्णतया सिद्ध है कि ट्रस्ट के माध्यम से पूर्ण पारदर्शिता से इसका कार्य किया जा रहा है। लेकिन फिर भी समाज में कुछ लोग हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि रामायण काल में भी धोबी का जो चरित्र सामने आता है कि किस तरह से वो उन लोगों ने राम जी के उस राज्य कार्य को भी तब भी अपमानित करने का प्रयास किया था। तो आज चूंकि बहुत से लोग देश भर के इस लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से जब उनको पता लगा कि आप स्वयं उद्बोधन देने वाले हैं, तो उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी कि इस विवाद पर कुछ जो संशय तरह तरह जो थे, तो मैं चाहूंगा कि आप उन लोगों को क्या उत्तर देना चाहिए। एक शब्द चलता है विघ्न संतोषी, तो बाधाएं डालने में जिनको आनंद होता है, और दूसरा शब्द है भ्रांति। तो रामकृष्ण परमहंस ने भ्रांति को भी भगवती कहा है, या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और तुलसीदास ने जब अपना रामचरितमानस लिखना शुरू किया तो बहुत प्रारंभ में उन्होंने एक दोहे में लिख दिया, एक चौपाई में, वंदौ संत असंतन चरणा। अब असंतों के चरणों की वंदना करते हुए भाष्य में किया है, जे बिनु काज दाहि न बाएं। मतलब नहीं है लेकिन दाएं से बाएं करते रहते हैं। अभी तो थोड़ा हुआ है, अभी बहुत होगा। सबके अपने अपने विचार हैं, स्वार्थ भी हैं, हित भी हैं। सोच रखा था कुछ, हो गया कुछ, तो अवसर ही ढूंढना है। मैं यही कहूंगा, जरा धैर्य और रखिए। जैसा ठीक है वही ठीक है, वो सब सामने आएगा। बिल्कुल धैर्य से रहिए। वंदौ संत असंतन चरणा, और असंतों की व्याख्या में कहा, जो बिनु काज दाहि न बाएं। ऐसे लोगों के बारे में ये भी मैंने पढ़ा है। सावधान तो रहो, परंतु इस पर ज्यादा ध्यान मत दो। मैंने बाड़ा साहब के मुख से सुना है। भाई आलोचना होती है, आलोचना करने के बाद, सुनने के बाद विचार करना चाहिए आलोचक कौन है। आलोचना उसकी आदत है, आलोचना उसकी लाचारी है, आलोचना उसका स्वार्थ है, या आलोचना उसने सद्भावना से की है। ये मैंने बाड़ा साहब के मुख से सुना है। और अगर आलोचना उसकी आदत है, आलोचना उसकी कोई हितों की पूर्ति के लिए है, तो इस पर क्या करना चाहिए ये बताने की जरूरत थोड़ी है। मैंने बाड़ा साहब के मुख से सुना है, किसी तीसरे के नहीं। और आएंगी, समाज को अपना आत्मविश्वास बनाकर रखना है। कार्यकर्ता को रखेंगे, समाज का बना रहेगा। समाज आज आप पर भरोसा करता है। निश्चिंत रहिए। जी, निश्चित तौर पे आपने जिस आत्मविश्वास के साथ आपका ये जो प्रकटीकरण है, निश्चित तौर पे, और ये बात बिल्कुल आपने बहुत सटीक और सामयिक बताया कि गोस्वामी जी ने लिखा है कि असंत को भी प्रणाम किया है उन्होंने, और ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी रामचरितमानस की उस घटना को साकार करते हुए आप
लोग इस कार्य को कर रहे हैं, ट्रस्ट के सभी लोग इस कार्य को कर रहे हैं। एक विषय और बड़ी उत्सुकता के साथ मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि इस संपूर्ण कार्य को करते हुए हमारे जहन में एक विषय रहता है कि जो ये सांस्कृतिक चेतना का केंद्र बनेगा, संपूर्ण राष्ट्र की हम जब बात करते हैं कि राम मंदिर निर्माण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण होने जा रहा है, तो जो दिन प्रतिदिन के इसकी रूपरेखा होती है उसमें किस प्रकार से ट्रस्ट ही सब चिंतन करता है या सरकार की तरफ से भी कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, या जो सनातन वैदिक परंपरा के माध्यम से ट्रस्ट अपने निश्चित मानदंडों और मापदंडों के अंतर्गत ही इसका निर्माण और इसके दैनिक गतिविधियों को संचालित करता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। ट्रस्ट सरकार ने बनाया जी, परंतु ट्रस्ट का स्वरूप ऑटोनोमस स्वायत्त शासी है। इसमें 4 IAS अफसर हैं। भारत सरकार के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं अबाव द ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल IAS अफसर। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार के भी और जिलाधिकारी। निर्माण और प्रबंधन की समिति के अध्यक्ष वो भी IAS अफसर हैं। उनको सरकार कुछ कहती है कि नहीं कहती है तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हम ऐसा अनुभव करते हैं कि सरकार का किसी भी रूप में कोई इंटरवेंशन नहीं है। वो सुझाव बैठक में ट्रस्ट के रूप में देते हैं, मेंबर ऑफ द ट्रस्ट। इसके विपरीत एक काम और हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार संपूर्ण अयोध्या के विकास के लिए बहुत विशाल कल्पनाएं कर रही है। मैंने सुना है कभी कि 20-25 हजार करोड़ रुपए की योजनाएं हैं। ओवरहॉलिंग ही हो जाएगा तो इतना तो जरूर होता है कि 70 एकड़ के अंदर का डेवलपमेंट के विरोधाभासी ना हो जाए, इसके लिए हम 2-4 महीने में इकट्ठे बैठते हैं। समय समय पर दोनों पक्षों के प्लानर, इंजीनियर इकट्ठे बैठते हैं, लेकिन सरकार कोई हमें गाइडलाइन देती है ऐसा बिल्कुल नहीं। जी, इसमें संत महात्मा भी हैं जी, वो सब। अभी 13 तारीख को ट्रस्ट की बैठक थी, 15 के 15 ट्रस्टी मौजूद थे, 9 फिजिकल और 6 लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में थे। 2 घंटे इस दिशा में हमारे कामकाज में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं। एक सवाल और महत्वपूर्ण ये आता है कि जो ये कोरोना का ये आपातकाल चला, तो इस आपत्ति काल के अंदर ट्रस्ट ने बहुत से कुछ प्रकल्प लिए होंगे और कुछ काम किए होंगे। उसकी जानकारी भी बताएं कि ये कोरोना आपत्ति काल में ये कैसे ट्रस्ट की क्या भूमिका रही और क्या क्या कार्य हुए। पिछले साल मार्च में इस कोरोना का संक्रमण समाज में फैला। मैं अयोध्या में आ चुका था। बहुत गंभीरता थी। सरकार ने अपने प्रयत्न शुरू कर दिए और सारा देश बंद हो गया। व्यावसायिक जगत
तो हमारे ट्रस्ट के लोगों ने हमको कहा कि सरकार की आर्थिक सहायता करो। मैंने कहा कहां से करें, पैसे नहीं है। उसने कहा जो कुछ है उसी में से करो। और पिछले साल अप्रैल के प्रारंभिक दिनों में, ये शायद फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2020, उसी में हमने एक राशि भारत सरकार को प्रधानमंत्री फंड में जिला अधिकारी के माध्यम से भेजी। उस समय जो संभव था, जिस पर सारे ट्रस्टियों ने कहा कि फंड अवेलेबल है, उसके आधार पर इतना पर्याप्त है, वो किया गया। उस राशि को छोड़ बाद में ये बात ध्यान में आई कि एक वर्ग ऐसा भी है जिसकी आमदनी बहुत थोड़ी है। 5-7 हजार रुपया सरकार कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रूप में देती है। इनको कम से कम 1 महीने की व्यवस्था करो, और वो व्यवस्था कम से कम 250 लोगों के परिवारों की कच्चा राशन देकर की गई। वो कितना दिया गया अभी छोड़ो, 1 महीने में एक परिवार में 5 आदमी है तो क्या चाहिए, और चाहिए तो सब कुछ चाहिए, केवल आटा चावल से काम नहीं चलता है, नमक भी चाहिए। दूसरा विचार आया कि सभी साधु तो ऐसे नहीं है जिनके पास पूंजी हो। वो मांग भी नहीं सकते। ऐसी संख्या भी लगभग 1000 निकली। तो शायद संबंधों के कारण, अन्य कारण से इस्कॉन के बेंगलुरु केंद्र, जो सामान्यतया भोजन वितरण करते हैं, उन्होंने हमको 1000 किट भेजे। एक एक मोहल्ले के बहुत ही निम्न, आर्थिक अवस्था से निम्न ऐसे संत महात्मा गृहस्थों को एक एक मोहल्ले में जाकर उसी क्षेत्र के अच्छे सामाजिक लोगों से सूची बनवाकर उनको दिएगा। ये आश्चर्य की बात। मार्च में ये लगने लगा, मार्च के अंत तक, कि समाज में बहुत कष्ट है। तत्कालीन पुलिस के लोगों ने कहा हमसे कि भोजन पैकेट दीजिए कुछ। वो भी व्यवस्था की गई, बहुत अच्छा पैकिंग, 1000 व्यक्ति, और बांटने के काम में 3-4 स्थानों की पुलिस चौकियां, संघ के कार्यकर्ता, अन्य ऐसी व्यवस्था हुई, और वो भी सब हुआ लास्ट ईयर। अब ये इस साल फिर आ गया। अयोध्या में केवल आदमी को ही भोजन नहीं चाहिए, यहाँ बंदर भी हैं। सबसे ज्यादा बेचैनी तो बंदरों की और गायों की हो गई। उसके लिए भी जितना संभव था, बानरों का स्वभाव समझ लो कैसा होता है, लेकिन गत वर्ष भी किया और अभी भी कर रहे हैं। इस साल जब कोरोना का दूसरा आक्रमण आया तो हाहाकार मच गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो कुछ लोगों ने चर्चा चला दी, और हमारे 19 साल तक यहाँ के प्रांत कार्यवाह रहे अवध के, आप भी कुछ करिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से लाए? तो जिलाधिकारी को कहा क्या हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि प्लांट लगा दीजिए।
बस सारे न्यासियों ने हाँ कर दिया। और मेडिकल कॉलेज अयोध्या के अंदर 2 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लगा दिए गए। भगवान की कृपा थी, विदिन ए वीक लग गए। 1 सप्ताह के अंदर वार्तालाप शुरू होने के बाद 8वें दिन वो चालू हो गए। अब इसको क्या सेवा कहा जाए? भगवान का है, समाज ने दिया है, समाज को तोदियम वस्तु गोविंद समर्पयेत। और देनहार को और है, देत रहा दिन रैन, लोग भरम मुंह पर करे तासो नीचो नैन। चर्चा क्या करना है? ये शायद रहीमदास ने कहा है। जी, निश्चित तौर पे ये तो बिल्कुल यही होता है कि सेवा कार्य करने के बाद चर्चा करने के पीछे उद्देश्य है कि एक बार पूर्ण देशवासी और जो लोग लाइव इस समय जुड़कर आपकी और मेरी बातचीत को सुन रहे हैं, उनके एक बार विषय ध्यान में आना का कि ट्रस्ट का काम किस तरह से राम मंदिर निर्माण। 2-4 लोग ऐसे भी निकले जिन्होंने मुझे संदेश लिखित रूप में भेजा कि मंदिर निर्माण का पैसा आप ऑक्सीजन सिलेंडर में कैसे खर्च कर सकते हैं। सबकी बुद्धि है, मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। मुझे एकदम याद आया कि कभी बंगाल में आपदा आ गई थी। स्वामी विवेकानंद ने आश्रम के साधुओं को सेवा करने के लिए कहा। साधुओं ने कहा धन कहाँ से आएगा? तो मैंने कहीं सुना पढ़ा कि विवेकानंद ने कहा मंदिर का कलश उतार लो, बेच दो और सेवा करो। अब नर सेवा और नारायण सेवा हम तो यही कहते रहे, लेकिन अगर किसी को नारायण की सेवा अलग लगती है, नर की अलग लगती है, तो उनके अलग विचार। हाँ, वैचारिक मत भिन्नता तो चलती रहेगी, लेकिन जिस तरह से आपने शुरुआत में ही कहा कि बड़े धैर्य के साथ इस संपूर्ण कार्य को पूर्ण करना है और राष्ट्र निर्माण के इस बड़े प्रकल्प को राम मंदिर निर्माण के माध्यम से पूर्ण करने के लिए आप कटिबद्ध हैं। मैं एक और जानकारी और आपके माध्यम से ये चाहता हूं कि ये तो प्रकट हुआ, ये तो दिख ही रहा था कि बहुत से लोगों ने आर्थिक सहयोग करके इस मंदिर निर्माण कार्य के लिए अपना सहयोग दिया है। चूंकि ये कार्य बहुत बड़ा है, जो स्वरूप है, परिकल्पना है, बहुत व्यापक है, तो अभी भी समाज से, संपूर्ण राष्ट्र से और सहयोग की अपेक्षा रहेगी। आर्थिक सहयोग के अलावा और प्रकार के सहयोग की अपेक्षा रहेगी। तो आने वाले समय में हमारे देश के लोग, मैं और अगर इसको थोड़ा सा कहूं, राष्ट्रवादी जो विचारधारा के लोग हैं, जो सोचते हैं कि ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे जीवन काल में ये इतना बड़ा काम होने जा रहा है, तो उनसे आप किस प्रकार के सहयोग की अपेक्षा करते हैं और किस तरह से उनकी सहभागिता इस बहुत बड़े प्रकल्प, इस संकल्प को सिद्ध करने में हो सकती है, और उनकी सहभागिता की रूपरेखा रचना कुछ आपके दिमाग में? शायद भारतवर्ष में अब ऐसे अभियान की आवश्यकता नहीं। और हमने घर घर जाकर मांगने का जो अभियान चलाया, घर घर जाकर जो संग्रह करने का कार्य किया, वो तो शायद आवश्यक नहीं होगा। लेकिन अगर किसी के हृदय में इच्छा है और हम उस तक अभी नहीं पहुंचे हैं, वेबसाइट पर पाए जाते हैं। कोई भी नागरिक आज की जो तमाम पद्धतियां हैं ट्रांसफर करने की, ट्रांसफर कर सकता है। और मैं बता दूं, कर रहे हैं।
प्रतिदिन कर रहे हैं। चेक और ड्राफ्ट भेज सकते हैं, तो मैं कहूंगा भेज रहे हैं। प्रतिदिन 1 या 10 चेक या ड्राफ्ट आते ही। हाँ, अभी 2 स्वरूप और बचे हैं। भारत के बाहर जो भारतीय समाज रहता है, अभी हमने वहां तक अपनी अप्रोच ही नहीं की, उसके बारे में अभी कोई योजना नहीं बनाई। विदेशी मुद्रा में समर्पण को स्वीकार करना, तो अगला स्टेप अगर आवश्यक पड़ेगी तो वो होगा। तीसरा एक और बिंदु है, वो भारत में है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी इस तरफ भी हम नहीं गए, तो अभी ये दोनों मार्ग खुले हैं, लेकिन शायद 10 रुपया देने वाला 4 करोड़ समाज, 100 रुपया देने वाला भी 4 करोड़ से अधिक का समाज, 80 से 85 लाख परिवार या व्यक्ति ऐसे जिनकी क्षमता मात्र 1000 रुपया थी, इस समाज ने ही इतना दे दिया है कि अभी हम शायद 4 से 5 साल सारा दिमाग इधर उधर न लगाकर इसके परिपूर्ण विकास की ओर लगा पाएंगे। जी, जब किसी भी कार्य को पूर्ण करना होता है तो अपन कहते हैं कि तन, मन और धन से सहयोग करो। मन और धन के सहयोग का तो हमने व्यापक स्वरूप देखा है। क्या ऐसी भी कोई योजना है कि अगर कार सेवा करने की किसी की इच्छा है तो वो भी इच्छा पूर्ण होगी क्या? वैसी परिस्थिति मुझे लग नहीं रही। जितनी बड़ी बड़ी मशीनें काम कर रही हैं, और जरा उनके बीच में मनुष्यों को लाना जी, हमारे लिए भी एक चुनौती है, और जो काम करने वाली लार्सन टुब्रो कंपनी है वो भी स्वीकार नहीं करेगी। टाटा इसमें कंसल्टेंट है, वो भी स्वीकार नहीं करेगा। तो इसलिए तकनीकी दृष्टि से ये संभव नहीं। हाँ, जो वहाँ का व्यवहार है, जैसी मशीनें वहाँ हैं, और भविष्य में जो काम होना है, और मशीन में तो भूल चूक हो ही सकती है, तो वहां की भूल चूक किसके लिए घातक होगी मालूम नहीं। तो सिक्योरिटी इसको अनुमति नहीं दी। जी, तो निश्चित तौर पे आज आपसे बातचीत कर ये बात बहुत बेहतर ढंग से स्पष्ट हो गया कि राम मंदिर निर्माण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की जो ये परिकल्पना साकार होने जा रही है, और इसके सूत्रधार स्वयं आज मेरे साथ बात कर रहे थे, तो कई विषयों पर बहुत स्पष्टता से बातचीत हुई। मुझे इस अवसर पर कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य में लिखे श्लोक का स्मरण आता है, जब वो कहते हैं कि अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वा परो तो यनिधि वकायः इसिता पृथिव्या इव मानदंडः। भारत वर्ष को पृथ्वी के मानदंड स्वरूप के रूप में वो चिन्हित करते हैं, और अयोध्या भारत के मानदंड स्वरूप के रूप में चिन्हित है। और अयोध्या में राम जन्मभूमि पर जो मंदिर निर्माण का कार्य हो रहा है, उससे जो राष्ट्र निर्माण की नींव डल चुकी है और डलने जा रही है, उसके सूत्रधार माननीय चंपत राय जी ने आज बहुत से विषयों पर हमसे बातचीत करके आज बहुत से बातों का हमारे स्पष्ट किया, बहुत सी चीजें हुई। भाई साहब, आप यहाँ पर आपने बहुत बहुमूल्य समय दिया। मुझे पता है कि आपको दैनिक दिनचर्या में भी बहुत व्यस्त रहते हैं। आपका इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ मैं। और मुझे उम्मीद है कि जब कभी भी पुनः ऐसी कोई और आवश्यकता होगी और विषय पर चर्चा करना होगा तो आपसे आग्रह करेंगे, और आप आग्रह को स्वीकार करके हमारे समक्ष उपस्थित होंगे। आपका बहुत बहुत आभार।